Yeah. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में मोटिवेशनल क्रिएटर जोन के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे ई कॉमर्स को लेकर के कि ई कॉमर्स के अंदर कौन कौन से नेटवर्क यूज किए जाते हैं, उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स एंड इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि एक ई कॉमर्स कंपनी के अंदर इंटर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे काम करता है और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वो कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितना भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप सब तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो दोस्तों, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें, बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी बोलते हैं। कहने का मतलब बी टू बी मॉडल जो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है कि इसका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स का, जिसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के पास जाता है और वो बिजनेसमैन जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को किसी फाइनल कस्टमर के पास सेल कर देता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं दोस्तों आजकल कि कोई भी होलसेलर वाला जो दुकानदार हुआ, यानी होलसेलर वाला जो बिजनेसमैन हुआ, वो किसी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन से अपने प्रोडक्ट को खरीद करके लाता है और लाने के बाद अपने एक फाइनल कस्टमर को वो फिर से सेल कर देता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। अब इसके लिए चाहे वो किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, किसी भी तरह का होम एप्लियंसेस प्रोडक्ट हो, या फिर किसी भी तरह का केमिकल प्रोडक्ट हो, तो इस तरह से दोस्तों जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सबको एक बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर के रूप में सेल करना और उसको फिर से एक फाइनल कस्टमर तक सेल करवाना कहलाता है दोस्तों हमारा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बी टू बी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसको बी टू बी के नाम से भी जाना जाता है। दैट मीन्स बिजनेस टू बिजनेस मॉडल भी इसे कहा जाता है। जिसके अंदर क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इन विच प्रोडक्ट्स आर वाई इनटू एन इंटरमीडिएट बायर, यानी एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बायर जो आता है, यानी खरीदने वाला वैसा पर्सन आता है जो कहीं पे अपने छोटा दुकान लगाए हुए हो और फिर से वहां पे अपने कस्टमर को सेल करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि किसी भी प्रोडक्ट को एक कंपनी के अंदर इस इंटरमीडिएट बायर के रूप में उसको खरीदा जा रहा है एंड सेल्स टू द फाइनल कस्टमर, और खरीद करके उसको एक फाइनल कस्टमर तक पहुंचा दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो तरह से खरीदा जा रहा है। एक जो है बिजनेसमैन जा करके डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से, दैट मीन्स होलसेलर से अपने प्रोडक्ट को खरीद रहा है और खरीद के लाने के बाद फिर से उसको फाइनल कस्टमर के पास सेल कर दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख पा रहे हैं दोस्तों, होलसेलर का एग्जाम्पल लेते हैं। यानी कोई होलसेलर जो है वो अपने ऑर्डर को एक ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से परचेज किया, यानी एक ऑर्डर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से मंगवाया और मंगवाने के बाद उसे कंसाइनमेंट के रूप में रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद उसको फाइनल कस्टमर के पास फिर बेच दिया। कहने का मतलब एक होलसेलर से कम रेट में खरीदा
और उस पर कुछ ज़्यादा कॉस्ट लगा करके, अपने फ़ायदे वगैरह लगा करके और किसी अनदर कस्टमर को सेल कर दिया गया। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए होलसेलर प्लेसेस एन ऑर्डर फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशंस वेबसाइट्स, यानी एक होलसेलर जो होता है वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से किसी भी प्रोडक्ट को खरीद लेता है या फिर ऑर्डर कर देता है। एंड आफ्टर रिसीविंग द कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रोडक्ट। तो कंसाइनमेंट कहने का मतलब है कि जब ऑर्डर किया और उस ऑर्डर को यानी उस कंसाइनमेंट को, उस प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद क्या करता है, तो इट सेल्स द एंड प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर हु कम्स टू बाई द प्रोडक्ट एट द होलसेलर रिटेल आउटलेट। कहने का मतलब है दोस्तों कि उसको जब खरीदने के बाद यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसाइनमेंट आने के बाद क्या करता है कि उस प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक सेल करने का काम करता है। और वो कस्टमर जिसके पास सेल किया जा रहा है यानी जो फाइनल कस्टमर है, उस कस्टमर क्या करता है कि होलसेलर रिटेलर के पास आता है, यानी जहां से प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है यानी होलसेलर जहां पे अवेलेबल है वहां पे आता है और आ करके वहां से अपने प्रोडक्ट को ले करके जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि होलसेलर जो होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से खरीद करके लाता है और वहां से फिर हम लोग जा करके आम आदमी या फिर हम लोग जो पर्सन, नॉर्मल पर्सन है, वो जा करके वहां से खरीद पाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जिसके अंदर हम लोग देखें कि ये B2B के जैसा काम करता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर मॉडल के जैसा काम करता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है दोस्तों, वेबसाइट से लिंकेज होता है, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक वेबसाइट से लिंकेज करता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि जो होलसेलर होता है, कहने का मतलब जो होलसेलर होता है यानी जो छोटा बिजनेसमैन के रूप में होता है, वो चाहे तो डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट को खरीदेगा या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्ट इस होलसेलर के पास अपना प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा, या फिर ये होलसेलर जो है वो इसके वेबसाइट से डायरेक्ट वे में ऑर्डर को रिसीव करेगा। यानी वेबसाइट से ऑर्डर कर लिया और ऑर्डर करने के बाद उसको फाइनल कस्टमर के पास सेल कर दिया जाएगा, यानी होलसेलर जो है एक पार्टिकुलर कस्टमर के पास सेल कर देगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो होलसेलर के पास अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, या फिर होलसेलर जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी भी बिजनेस मॉडल के यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के या किसी बड़े बड़े कंपनी के वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज करता है यानी ऑर्डर करता है और उस कंसाइनमेंट को रिसीव करने के बाद एक फाइनल कस्टमर के पास उसको सेल कर देता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जिसको B2B मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम को, कौन कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर पाना पॉसिबल होता है। तो जैसा कि इससे पहले एक पैराग्राफ हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या, इट आइडेंटिफाई बोथ द सेलर एज वेल एज द बायर एज बिजनेस एंटिटी। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये दोनों तरह के बिजनेसमैन को यानी दोनों तरह के बिजनेस एंटिटी को आइडेंटिफाई करवाने का काम करता है, जिसमें सेलर भी होते हैं और बायर भी होते हैं। दैट मीन्स खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी होते हैं। एक ही पर्सन खरीदने वाला भी है और बेचने वाला भी है। तो जैसे कि हम लोग होलसेलर का एग्जाम्पल लिए, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से खरीद रहा है तो वहाँ पे बायर का काम कर रहा है और फिर उसको एक फाइनल कस्टमर के पास बेच रहा है तो उसको सेलर का काम कर रहा है। यानी इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स जो होता है दोस्तों, वो ये आइडेंटिफाई करवा देता है किसको, तो दोनों तरह के एंटिटी को, दैट मीन्स सेलर को भी और बायर को भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस ई कॉमर्स के अंदर हम लोग कौन कौन से प्रोडक्ट को परचेज कर पाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, देयर आर
फॉलोइंग लीडिंग आइटम्स इन B2B ई कॉमर्स। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी के अंदर प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं, जैसे किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, कहने का मतलब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, हेडफोन्स हो गया, तो ये सारे जितने भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो, या फिर इसके अलावा शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग। शिपिंग एंड वेयर हाउसिंग कहने का मतलब दोस्तों होम एप्लियंसेस, जैसे मिक्सर हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं शिपिंग एंड वेयरिंग हाउस, जो कि एक होम एप्लियंसेस के अंदर आते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स, जैसे में बाइक हो गया, कार हो गया, तो ये सारे दोस्तों मोटर व्हीकल्स के तहत आते हैं, जिसको हम लोग एक ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू ऑनलाइन उसको परचेज कर पाते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि पेट्रोकेमिकल्स को भी ऑनलाइन मंगवाना संभव होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, या फिर गैस हो गया, तो ये सारे चीज़ क्या है दोस्तों, पेट्रोकेमिकल है। या फिर इसके अलावा जितने भी तरह के न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर कॉपी किताब होते हैं, ये सारे को भी हम लोग परचेज कर पाते हैं, किसके, एक ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से डायरेक्ट। इसके अलावा दोस्तों जितने भी तरह के ऑफिस प्रोडक्ट होते हैं, जैसे में चेयर हो गए, टेबल हो गए, ग्लास हो गए, तो ये सब जितने भी तरह के ऑफिस प्रोडक्ट होते हैं उसको भी परचेज कर पाते हैं। उसके अलावा और भी हैं दोस्तों, जैसे फूड प्रोडक्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे थिंग्स हैं, ऐसे लीड्स हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनी हम लोग को ऑनलाइन फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज कर पाते हैं, और उसके अंदर ई कॉमर्स कंपनी जो है वो किस किस चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जिसको हम लोग बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के नाम से जाने, लेकिन अब हम लोग जानेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जिसको हम लोग बिजनेस टू कस्टमर मॉडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए हम आप लोग को ले चलते हैं आगे की ओर, जिसमें हम लोग जानेंगे इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जिसको B2C दैट मीन्स बिजनेस टू कस्टमर मॉडल के नाम से जाना जाता है। क्या होता है बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, बिजनेस टू कस्टमर कहने का मतलब है कि एक कस्टमर दैट मीन्स एक नॉर्मल पर्सन किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर बड़ा बड़ा कंपनी से किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट अपने ज़रूरत के अनुसार उसको खरीद पाए, दैट मीन्स ऑर्डर प्लेस कर पाए, और ऑर्डर प्लेस करने के बाद डायरेक्ट अपने पास उस कंसाइनमेंट को रिसीव करें। यानी कहने का मतलब है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कस्टमर डायरेक्ट किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर पाए, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बिजनेस टू कस्टमर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स। लेकिन इससे थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस केस में दैट मीन्स इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स को हैवी बनाने के लिए, कहने का मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए काफ़ी एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत पड़ता है, ताकि जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा उतना ही कस्टमर जो होगा उस ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर के सारे रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करेगा, क्योंकि फुलफिल नहीं करेगा तो कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स के अंदर, ध्यान देंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं दोस्तों B2C, कहने का मतलब बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। तो इसके अंदर जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज B2C। अभी हम लोग जाने दोस्तों कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स को B2C के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बिजनेस टू कस्टमर। अब देखते हैं कि इस बिजनेस टू कस्टमर में क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों क्या कि कोई भी कस्टमर जो होता है वो डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपने प्रोडक्ट को परचेज कर पाता है, और परचेज के बाद डायरेक्ट वे में अपने कंसाइनमेंट को अपने पास रिसीव कर पाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या,
इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, इन विच ए बिजनेस वेबसाइट इज ए प्लेस। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि बिजनेस वेबसाइट जो होता है एक प्लेस होता है जहाँ पे क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यानी जितने भी खरीद बिक्री का काम होता है, वो सारे डायरेक्टली वे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर दैट मीन्स कस्टमर के बीच डन होता है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस डायरेक्टली बिटवीन ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ए कंज्यूमर। कहने का मतलब है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं डायरेक्टली वे में वहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एक पर्टिकुलर कस्टमर के बीच डन होता है। दैट मीन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट वे में कस्टमर अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर कर पाता है, परचेज कर पाता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोग जाने कि ये जो होता है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट का ज़रूरत पड़ता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि अच्छा से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तो इस कंपनी की ओर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, और कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे तो उसका अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट भी सेल नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत क्या पड़ता है, जैसा कि हम लोग सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं, इट रिक्वायर्स हैवी एडवर्टाइजिंग टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। यानी इस कंपनी के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हैवी एडवर्टाइजिंग का ज़रूरत पड़ता है। क्यों हैवी एडवर्टाइजिंग का ज़रूरत पड़ता है? तो अपने कस्टमर को अपनी ओर, ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट करने के लिए, दैट मीन्स अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को हैवी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। दैट मीन्स अपने कंपनी का प्रचार प्रसार बड़े स्तर पे करना पड़ता है। इसके अलावा और भी दोस्तों अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, यानी सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि पहले जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा, और कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा तो कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर जो होगा परचेज नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों इस पॉइंट में हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इट्स इन्वेस्टमेंट इज हाई, यानी इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होता है। किस केस में? तो इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि जब तक हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तब तक कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा, और जब तक कस्टमर का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा दोस्तों तब तक वो कंपनी जो है रन नहीं कर पाएगा, मतलब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ते हैं और कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों ये सारे के अलावा इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स कंपनी या फिर ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, इसका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी कहिए या जो कहिए, बहुत बड़ा ये होता है कि अपने कस्टमर को, यानी जो भी इसके कस्टमर होंगे, जो भी इसके प्रोडक्ट परचेज कर पा रहे हैं, उसको एक गुड कस्टमर केयर सर्विस देता है। कहने का मतलब उस प्रोडक्ट से लेकर के किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करते हैं और अपने प्रॉब्लम को डील करते हैं। यदि सॉल्व होने लायक रहता है तो वो ज़रूर सॉल्व होता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग क्या कि इस ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स के अंदर एक गुड कस्टमर केयर सर्विस होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की और हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने वेबसाइट से जुड़ा हुआ है, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जहाँ पे ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा, इस वेबसाइट के अंदर भी ऑर्डर प्रोसेसिंग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डायरेक्ट अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर देगा, या फिर
इसके कस्टमर्स जो हैं वो डायरेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से अपने ऑर्डर को परचेज कर लेंगे, अपने ऑर्डर को प्लेस कर लेंगे और प्लेस करने के बाद अपने कंसाइनमेंट को डायरेक्टली वे में ऑर्गेनाइजेशन से अपने पास रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से देखें दोस्तों, इस डायग्राम में हम लोग कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली वे में अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर का जरूरत पड़ता है, दैट मीन्स कौन कौन से प्रोसेस करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उससे रिलेटेड दैट मीन्स कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करेगा कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं। यदि कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल हो जा रहा है तब उसको ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट के ऊपर कस्टमर जो है सर्च करेगा, यानी सर्च करेगा क्या कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, वो आइटम अवेलेबल है या नहीं। यदि वो आइटम अवेलेबल हो जाता है तो अवेलेबल करने के बाद दोस्तों उसको उसी सिमिलर प्रोडक्ट को यानी सेम प्रोडक्ट को किसी अनदर वेबसाइट किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसको कंपेयर करेगा कि प्राइस में कोई डिफरेंस हो रहा है या फिर उसका डिलीवरी डेट में डिफरेंस हो रहा है या फिर किसी भी अनदर टर्म्स में डिफरेंस हो रहा है। तो उसको कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद ये डिसाइड करेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट बेहतर है। उसके बाद ये डिसाइड करने के बाद दोस्तों अपने ऑर्डर को प्लेस करेगा। ऑर्डर को प्लेस करने के बाद जो पेमेंट होगा उसको पे करेगा और पे करने के बाद जो भी डिलीवरी आइटम होगा उसको डिलीवर्ड हो जाएगा कस्टमर के पास। दैट मीन्स वो कस्टमर के पास आइटम पहुंच जाएगा और जब आइटम पहुंच जाएगा तो उसके लिए कस्टमर जो है दोस्तों वो अपने तरीके से उसको रिव्यू देगा कि वो प्रोडक्ट उस कस्टमर को कैसा लग रहा है। ठीक है, यदि वो रिव्यू में कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट में कुछ खामियां हैं या फिर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट जो है वो वेंडर से कंसल्ट करेगा। वेंडर से कंसल्ट कहने का मतलब दोस्तों कस्टमर केयर के पास कॉल करेगा। कॉल करने के बाद एक पर्सन आएगा और उससे अपने सारे प्रॉब्लम को डील करेगा। ठीक है, और डील करने के बाद क्या करेगा दोस्तों, उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कौन, एक ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी। क्योंकि रिटर्न करने का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा तो अगले बार से उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट नहीं सेल हो पाएगा। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट फैसिलिटी रिटर्निंग फैसिलिटी कब अवेलेबल होगा, जब डिलीवर्ड प्रोडक्ट जो है वो यूजर के रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, मतलब जैसा वो चाहिए था जैसा वो ऑर्डर प्लेस किया था वैसा प्रोडक्ट उसको नहीं मिला तो उस केस में उसको रिटर्निंग का भी फैसिलिटी दिया जाता है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि कस्टमर शिपिंग प्रोसीजर क्या होता है, दैट मीन्स एक प्रोडक्ट को शिपिंग करने के लिए एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स का ज़रूरत पड़ता है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, स्टेप नंबर 1 में डिटरमाइंस द रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स सबसे पहले अपने रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करेगा। यदि रिक्वायरमेंट पूरा हो गया तब उसको ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट के ऊपर सर्च करेगा कि वो आइटम अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, जैसा कि हम लोग सेकंड पॉइंट में देख रहे हैं, सर्च अवेलेबल आइटम्स ऑन द वेबसाइट, यानी अवेलेबल आइटम को सर्च करेगा एक वेबसाइट के ऊपर। सर्च करने के बाद उसको क्या करेगा, कंपेयर करेगा, यानी सिमिलर आइटम को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट के साथ कंपेयर करेगा। और कंपेयर करेगा किसके रूप में, तो या तो उसका प्राइस के रूप में कंपेयर करवाएगा या फिर उसके डिलीवरी डेट के रूप में कंपेयर करवाएगा या फिर किसी और भी उस तरह का टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कंपेयर किया जाएगा। यानी कंपेयर करने के बाद जो प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, जिसका सर्विस अच्छा होगा, वो प्रोडक्ट को क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, प्लेसेस द ऑर्डर, दैट मीन्स उसके ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाएगा, यानी ऑर्डर पूरी तरह से डन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर काम करता है किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ऑर्डर जब प्लेस हो गया तो ऑर्डर प्लेस होने के बाद उससे रिलेटेड पेमेंट होगा, दैट मीन्स जितना प्रोडक्ट का पेमेंट होगा उसको हम लोग पे करेंगे। पे करने के बाद रिसीव्स द डिलीवर्ड आइटम एंड रिव्यू देम, यानी
जो भी डिलीवर्ड आइटम होगा उसको कस्टमर रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद उसका रिव्यू देगा, दैट मीन्स उसका रेटिंग देगा। ठीक है, कि प्रोडक्ट उसको कैसा लगा, इसमें क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या नहीं होने चाहिए। तो ये सारे चीज़ दोस्तों एक कस्टमर के द्वारा डन किया जाएगा। अब एक लास्ट स्टेप आता है दोस्तों, यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है उस प्रोडक्ट में, दैट मीन्स यदि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, यानी जैसा प्रोडक्ट वो ऑर्डर किया, जैसा प्रोडक्ट के बारे में वो ऑर्डर प्लेस किया, उस तरह से यदि सेटिस्फैक्शन कस्टमर को नहीं मिलता है तो उस केस में प्रोडक्ट का रिटर्निंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होता है। दैट मीन्स क्या करता है दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक वेंडर आता है और वो वेंडर जो होता है वो अपने प्रोडक्ट को वापस लेकर के जाता है और बदले में उस कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। जैसा कि इस पॉइंट में हम लोग देख पा रहे हैं, कंसल्ट्स द वेंडर टू गेट आफ्टर सर्विसेज सपोर्ट। कहने का मतलब है कि सर्विस जब सपोर्ट कर दिया गया, दैट मीन सर्विस प्रोवाइड कर दिया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यूज करने के बाद अपने वेंडर से कंसल्ट करने के लिए बोलता है और कंसल्ट करने के ड्यूरेशन में अपने जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको डील करें, या फिर उस प्रोडक्ट में क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए उसको डील करें, या फिर इसके अलावा यदि आपके प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो उसको रिटर्न कर दीजिए, दैट मीन्स रिटर्निंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग आज के इस ट्यूटोरियल में, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, कि इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल ई कॉमर्स क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी इस वीडियो को, इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किन्हीं को इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, या फिर कुछ क्वेश्चंस एराइज करना है दोस्तों, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखें। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।